हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम भारत में जीएसटी में हिंदी पे निबंध देखेंगे। इसमें इंग्लिश में वीडियो आ चुका था दोस्तों, वही ऐसे हिंदी में देखेंगे हम यहाँ पे। तो आइए दोस्तों, हमारे कंटेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा निबंध शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि जीएसटी आखिर होता क्या है। तो जीएसटी हम इसलिए जान लें क्योंकि अगर टॉपिक थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है तो हम उसके बारे में लिख सकें। मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं कि आपको टॉपिक अच्छे से समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही ऐसे लिखना है। हमने यहाँ पे ऐसे लिखा है भारत में जीएसटी के बारे में, तो हमको इस टॉपिक पे अगर निबंध आता है तो हमको एज इट इज ऐसे हम लिख सकते हैं वहां पे। परंतु दोस्तों, अगर टॉपिक थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है तो उसके लिए हमको जीएसटी को प्रॉपरली समझना जरूरी है कि भारत में जीएसटी आखिर क्यों आया, क्या जरूरत थी जीएसटी की भारत में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो वर्तमान का टैक्स स्ट्रक्चर था इनडायरेक्ट टैक्सेस का, अप्रत्यक्ष कर जिसको हम बोलते हैं, उसमें जैसे केंद्र और सरकार, राज्य सरकारें जो थी, अलग अलग तरीके से एक ही प्रोडक्ट पे या किसी एक ही वस्तु पे हमको अलग अलग जगह पे कई सारे टैक्स देने पड़ जाते थे। तो ये टैक्स बढ़ के हमको एक प्रकार से कास्केडिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि कर के ऊपर कर लगना, तो इस तरीके से उस किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता था। तो जैसे केंद्र सरकार जैसे वस्तु कर जिसको सर्विस टैक्स बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो इस तरीके से केंद्र और राज्य सरकारें बहुत सारे टैक्स लगाती थी। हमको ये बात समझना महत्वपूर्ण है। तो ये सारे टैक्सेस को हटा के, इन सारे करों को हटा के एक कर लगाया गया जिसको हम बोलते हैं जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटी का स्ट्रक्चर ये इंग्लिश में समझाया गया है, पूरा निबंध यहाँ पे हिंदी में है, हिंदी में ही सारी बातें। ये इंग्लिश में इसलिए समझाया कि प्रॉपर आपको समझ में आएगा। तो जैसे गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज प्रोवाइडेड, इसका अर्थ होता है मतलब कि जो भी वस्तु बेची गई उस पे या तो इंट्रा स्टेट लगता है, मतलब या तो स्टेट के अंदर ही कर लगेगा, स्टेट के अंदर ही बिजनेस होगा तो स्टेट के अंदर ही कर लगना है उस पर, और या फिर दो स्टेट्स के बीच में होना है, दो राज्यों के बीच में होना है, या तो एक ही राज्य के अंदर होना है। तो जब एक राज्य के अंदर ही होगा, जैसे अगर हम इंदौर में रहते हैं और भोपाल में बिजनेस करना है, इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के दो शहर हैं, तो इंदौर में अगर रहते हैं और हमको भोपाल में बिजनेस करना है तो वहां पे एक लगता है एसजीएसटी और दूसरा लगता है सीजीएसटी। मतलब एक लगता है राज्य सरकार जो जीएसटी लगाती है और दूसरा लगाती है केंद्र सरकार। उसके बाद इंटर स्टेट, मतलब दो दो राज्यों के बीच में अगर कोई व्यापार हो रहा है तो वहां पे लगता है आईजीएसटी जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इन सारी चीजों को हम हिंदी में पढ़ेंगे दोस्तों। बस ये समझने की चीजें थी कि हमको तीन तरीके से हमारा जो जीएसटी कर लगाया जाता है, दो तो रहते हैं स्टेट और सेंटर, और एक रहता है इंटीग्रेटेड आईजीएसटी जिसको हम बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे ऐसे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमको जीएसटी पे अगर हमको निबंध आता है, भारत में जीएसटी अगर ऐसे आता है हमको, तो उस पर हमको इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है आप देख लें बहुत अच्छे से। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में ही आएगा। जीएसटी वह वैट है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर ही लागू किया जाएगा। वर्तमान में वैट केवल वस्तुओं पर ही लागू होता है। जीएसटी लागू होने के बाद सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट आदि तमाम तरह के टैक्स हटा दिए जाएंगे। इससे पूरा देश एकीकृत बाजार में बदल जाएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर विधेयक एक बहुचर्चित विधेयक है जिसमें 1 अप्रैल 2017 से पूरे देश में एक समान कर लगाने का प्रस्ताव है। 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में यह बिल पारित हो गया। अब यहां तक हमने क्या बता दिया, जीएसटी क्या होता है, भारत में जीएसटी किस तरीके से लग रहा है, मतलब कि भारत में किस किस डेट पे जीएसटी का बिल पास हुआ और कब से वो लागू होने वाला है। तो जीएसटी के बारे में हमने बता दिया है, जीएसटी की डेट बता दी है। अब हम बताएंगे कि जीएसटी का इतिहास, जीएसटी जो है तो ये किस तरीके से, मतलब इतिहास में इसका क्या है, उसका महत्व है। तो हम देखें कि फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश था। दुनिया भर में लगभग 150 देशों में जीएसटी लागू है। ब्राजील व कनाडा में भी भारत की तरह दोहरा जीएसटी प्रणाली लागू है। मतलब कि देखिए 1954 में फ्रांस में पहली बार जीएसटी लागू हुआ था। बाकी देशों में भी जीएसटी 150 देश ऐसे हैं, 150 से अधिक ऐसे देश हैं जिनमें जीएसटी लागू है अभी भी। और ब्राजील और कनाडा में भारत की तरह ही जीएसटी, दोहरी जीएसटी प्रणाली, मतलब कि स्टेट का जीएसटी अलग है और सेंटर का जीएसटी अलग है। तो यहाँ पे दोहरी जीएसटी प्रणाली भारत और कनाडा, ब्राजील जैसे देशों में लागू है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जीएसटी के इंट्रोडक्शन बता दी, डेफिनेशन बता दी। उसके बाद ही हमने ये बताया है कि किस भारत में उसका क्या, भारत में किस डेट से लागू हुआ, तो डेट्स हमने जो क्लियर कर दी हैं। और तीसरी चीज हमने इतिहास बता दिया कि जीएसटी पूरी दुनिया के संदर्भ में इतिहास उसका आज तक का क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अभी हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा कि जीएसटी में आएगा, तो पहला पैराग्राफ जो रहेगा हमारा, तो उसमें हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, इसके बाद हमको बॉडी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है ज़रूरी, वो देख लेते हैं ध्यान से। जीएसटी लागू होने के बाद सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट आदि तमाम तरह के टैक्स हटा दिए जाएंगे। इससे पूरा देश एकीकृत बाजार में बदल जाएगा। भारत के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए जीएसटी के दो घटक होंगे, केंद्रीय जीएसटी एवं राज्य जीएसटी। तो ये चीज़ समझ लें आप क्या होती है कि सारे टैक्स हटा के दो टैक्स एक तरीके से लगाए जाएंगे, जिसमें एक रहेगा केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि भारत का संघीय ढांचा है, मतलब हमारे यहाँ स्टेट है और यूनियन है, मतलब केंद्र है और राज्य सरकारें हैं। तो इस तरीके से पूरे देश में एकीकृत बाजार तो होगा, परंतु उस पर कर भी सब जगह दो तरीके से ही लगा जाएगा, बाकी सारे करों को हटा के। ठीक है, तो इससे एकीकृत बाजार से मतलब कि सारी जगह चीजों के दाम एक बराबर होंगे। अगर एक बराबर ही वहां पे टैक्स लगने हैं तो दाम भी चीजों के एक बराबर भी होंगे। उसके बाद देखें कि अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, मतलब अल्कोहल में एज इट इज जैसे अभी टैक्स लगते थे वैसे के वैसे ही टैक्स लगेंगे, जीएसटी के अकॉर्डिंग नहीं लगेंगे। उसके बाद प्रारंभिक अवस्था में जीएसटी पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस एवं हवाई टरबाइन ईंधन पर लागू नहीं होगा। तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद जीएसटी के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार तंबाकू पर उत्पाद शुल्क भी लगाएगी। तो ये चीजें हमारी इंफॉर्मेशन थी आगे की कि जीएसटी अगर लागू होगा तो देश में किस तरीके से लागू होगा। उसके बाद हम देख लें, देश में जीएसटी लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर वस्तु और सेवा कर नेटवर्क जीएसटीएन बनाया है। ये लाभ रहित गैर सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत है। मतलब जीएसटीएन क्या करेगा कि जीएसटीएन पे किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब जीएसटी के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, क्या है कि जीएसटी अगर जिस भी व्यक्ति का व्यापारी है तो उसको क्या करना पड़ेगा कि जीएसटीएन का जो पोर्टल बना हुआ है वहां पे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। तो अगर वो व्यापार करते हैं तो, और उसी के थ्रू वहां पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगे, उनको ऑफलाइन कोई ट्रांजेक्शन होगा नहीं, सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होंगे। तो ये चीजें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी और चीजें और अच्छे से, सरकार के लिए भी इसमें फायदा है कि सरकार को टैक्स आसानी से मिल पाएगा और ज्यादा पेपर वर्क नहीं होगा, कागजी कार्यवाही ज्यादा नहीं होगी। तो ये दोनों तरफ से फायदा है, टैक्स देने वाले को भी और लेने वाले को भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि हमको बॉडी में और क्या इंक्लूड करना है दोस्तों, कि केंद्र अंतरराज्य कारोबार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 269(a)(1) के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराज्य सभी सप्लाई पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर आईजीएसटी लगाएगा और उसका संग्रह करेगा। और ऐसे कारोबार जो राज्य के बाहर नहीं है उन पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा। तो जैसे मैंने आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी बताया था कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी होता है, तो जब भी राज्य के अंदर ही व्यापार होगा तब उस पर सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगेगा, और राज्य के बाहर अगर व्यापार हो रहा है तो वहां पे आईजीएसटी लगेगा और जिसको केंद्र संभालेगा। तो इस तरीके से तीन तरीके से हमको कर वहां पे लगाया जाएगा। जीएसटी काउंसिल देख लेते हैं दोस्तों कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन है। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होंगे केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्र से अन्य सदस्यों में वित्त राज्य मंत्री। वाइस चेयरमैन होंगे किसी एक राज्य के वित्त मंत्री। सदस्य होंगे राज्यों के वित्त मंत्री। तो ये हमने जीएसटी काउंसिल बता दी कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स रहेंगे। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम कि जीएसटी के लाभ क्या क्या है। जीएसटी के लाभ, हमारे देश में अगर जीएसटी लागू होता है तो उससे क्या लाभ है। तो सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं जीडीपी, तो जीडीपी में 1% की वृद्धि की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रिया, किसी भी चरण में कागजी काम नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रिया से सारे जो हमने बॉडी में भी ये चीज इंक्लूड करी थी जीएसटीएन जो है, तो इससे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रिया करी जाएगी, तो जिससे कागजी कार्रवाई नहीं होगी, तो ये भी फायदेमंद है। सरल और आसान प्रशासन है। दो ही तरीके से टैक्स लगना है, स्टेट और सेंट्रल जीएसटी या आईजीएसटी। तो इस तरीके से अलग अलग चरणों में टैक्स लेने की बजाय हम एक ही जीएसटी लगा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाएगी। इसका जीएसटी से सरकार के कर राजस्व की वसूली लागत में कमी आने की उम्मीद है। मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हटा के अगर हम एक ही जीएसटी कर लगा रहे हैं तो जिससे क्या है कि सरकार को टैक्स वसूलने में आसानी होगी, कागजी कार्रवाई कम होगी, और जितनी दिक्कतें होती थी इससे खर्चा कम होगा सरकार को, और सबकी सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी तो टैक्स आसानी से वसूल किया जा सकेगा समय पे। करों पर कराधान कास्केडिंग की समाप्ति। मतलब कर पे कर, कराधान मतलब कास्केडिंग, जैसे फैक्ट मैंने बताया था आपको। क्या होता है कि जैसे मान लो 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज पे अगर उसने लिया तो वहां पे अगर उसको पहले 10 रुपए टैक्स लगा मैन्युफैक्चरर ने उसको बेचा है होलसेलर को, तो होलसेलर 110 रुपए पे टैक्स देगा, तो वो 11 रुपए टैक्स देगा।
तो इस तरीके से जो टैक्स है वो बढ़ता जाएगा। तो इसको कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं कि 110 रुपए पे टैक्स लगेगा तो फिर उसको 11 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो जिससे कि ये टैक्स एक तो उसका मूल्य अब कितना हो जाएगा, 121 रुपए हो जाएगा। तो ये 121 रुपए उसका मूल्य बढ़ के हो गया है। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट कहलाता है दोस्तों। जीएसटी देश में व्यापार के कामकाज को कर तटस्थ बना देगा, फिर चाहे व्यापार करने की जगह का चुनाव कहीं भी हो। मतलब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक हर चीजों के दाम एक जैसे हैं, हर जगह टैक्स एक जैसा लग रहा है। तो टैक्स अगर एक जैसा लग रहा है तो कोई भी व्यक्ति किसी स्टेट में, किसी भी राज्य में अपना व्यापार शुरू करने से पहले ये नहीं सोचेगा कि उस राज्य में इस चीज पे कर ज्यादा है या इस चीज पे कर कम है। क्योंकि अगर हम किसी भी राज्य में अगर हमारा व्यापार हम शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस अगर हम शुरू करना चाह रहे हैं, तो हम सबसे पहले वहाँ की टैक्स प्रणाली देखेंगे कि जो बिजनेस हम शुरू करना चाह रहे हैं कहीं उस पर उस राज्य में ज्यादा कर तो नहीं है। तो अगर मुझे जिस राज्य में कम कर लग रहा होगा मैं उस राज्य में अपना बिजनेस शुरू करूंगा इससे। तो दोस्तों अभी तक हमने जीएसटी से होने वाले लाभ देखे, अब हम नुकसान देख लेते हैं। तो जो सेवा कर अभी तक 15% है वह बढ़ के 18% हो जाएगा। वे कारोबार जो न्यूनतम सीमा से कम का व्यापार करते हैं उन्हें भी पंजीयन कराना पड़ेगा। अर्थात कि जीएसटी में एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है कि उससे अधिक का अगर आप कारोबार करते हैं तभी आपको जीएसटी पे करना है, जीएसटी कर देना है। अगर आप जीएसटी के न्यूनतम जो सीमा है उससे कम है तो आपको जीएसटी देना नहीं है, परंतु आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हर एक बिजनेस को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो ये भी एक उसका ड्रॉबैक ही है, नुकसान ही है। राज्यों को भी 1 से 2% कर लगाने का अधिकार दिया जाएगा, जो कि जीएसटी की मूल अवधारणा के विपरीत है। मतलब जीएसटी की मूल अवधारणा क्या है कि हर राज्य में एक जैसा कर लगना चाहिए। तो अगर राज्यों को भी 1 से 2% कर लगाने की अगर छूट दे दी गई है तो राज्य अपने अनुसार कर लगा सकता है। तो इस तरीके से हर एक राज्य में फिर वही बात हो जाएगी कि थोड़ा बहुत ही अंतर है पर अंतर आ ही जाएगा। तो इससे की मूल अवधारणा उसको वो उसके विपरीत ये काम हो रहा है। तो ये एक उसका ड्रॉबैक है, नुकसान है। कारोबारियों को हर राज्य जिसमें भी कारोबार है वहां पंजीयन कराना पड़ेगा। अर्थात कि जिस भी राज्य में कारोबारी बिजनेस करेगा, जैसे अगर वो 4 राज्यों में बिजनेस करता है या व्यापार करता है तो उसको चारों राज्यों में अपने जीएसटीएन नेटवर्क में उसको वहां पे जाके पंजीयन कराना पड़ेगा। अगर जैसे मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और गुजरात में अगर अपना बिजनेस है मेरा, तो मुझे इन सारे राज्यों में जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो ये भी एक उसका नुकसान है कि जिससे कारोबारियों का थोड़ा सा अपना जो अगर जिनका बहुत बड़ा कारोबार है, जिनका देश में बहुत सारे जगहों पे कारोबार फैला हुआ है, तो उनको यहाँ पे कार्रवाई करने में या प्रोसेस जो है उनके लिए बहुत टफ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हमने बॉडी देखी जिसमें हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस करे। अब देखते हैं हम यहाँ पे कि कंक्लूजन क्या किस तरीके से हमको लिखना है इसका। और दोस्तों ये पॉइंट जो मैंने बॉडी में इंक्लूड करे हैं वो पॉइंट्स आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन था, आप अपने अनुसार जो भी आपको लाभ, और कई सारे लाभ हैं उसकी कई सारी हानियां हैं, तो वो सारी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको याद रहती है वो आप वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन हम देख लेते हैं किस तरीके से लिखना है। जीएसटी विसंगतियों को दूर करके एक कर प्रशासन को अत्यंत सरल बना देगा। जीएसटी के लागू होने से टैक्स संरचना में सुधार होगा, टैक्स भरना आसान हो जाएगा, इससे टैक्स चोरी रुक जाएगी, किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला कर एक सा रहेगा, इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पड़ेगा और इससे व्यापार और वाणिज्य का विस्तार होगा। अंततः यह अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए और भारत के लोगों के लिए एक महान सुधार होगा। तो इस तरीके से हम जीएसटी का कंक्लूजन लिख सकते हैं। निष्कर्ष जो हम बोलते हैं, जिसको हिंदी में निष्कर्ष हमारा यह है कि जो हमने इन लाइनों में बता दिया है दोस्तों। तो ये एक डायरेक्शन था। अगर यही का यही टॉपिक आता है तो अब यही इन्हीं शब्दों में इस निबंध को लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आने वाले वीडियोस में हम और भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियोस कवर करेंगे दोस्तों। हमारी तरफ से पूरी हमारी कोशिश है कि हम जल्दी जल्दी आपको वीडियोस पहुंचाएं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं दोस्तों। आप वहां पे मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।